मेरे ओपिनियन में इंडियन स्पोर्ट्स के दो ऐसे पीरियड हैं जिसके दौरान हमारे कंट्री ने उस स्पोर्ट्स में कई ऐसे मुकाम या उपलब्धियां हासिल की। पहला, इंडियन हॉकी का गोल्डन एरा 1928 से 1956, जिसके दौरान हमारी कंट्री ने हॉकी में 6 गोल्ड मेडल हासिल किए। दूसरा, 2000 से 2020 में इंडियन क्रिकेट। यदि हम बात करें, इसके दौरान भी हमारे कंट्री ने क्रिकेट में कई ऐसे मेजर उपलब्धियां हासिल की। यदि दोनों स्पोर्ट्स में देखें तो दोनों पीरियड के दौरान हम कुछ चीज़ कॉमन पाएंगे। पहला, इस पीरियड के दौरान खेलने वाले खिलाड़ियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और दूसरा, इस दौरान हमारे कंट्री में इन दोनों स्पोर्ट्स का एक रिच कल्चर। यदि सिर्फ इंडियन हॉकी की बात करें तो इंडियन हॉकी को 1920 में इंडियन आर्मी में प्रमोट किया गया। इसके बाद से 1928, 1932 और 1936 इन तीनों ओलंपिक में इंडिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया। यदि सिर्फ नेशनल खिलाड़ियों की बात करें तो या तो ये इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी या कुछ मेजर क्लब से बिलोंग करते थे। जैसे जैसे ये अपने स्पोर्ट्स में आगे परफॉर्म किए, उनको वैसे ही अपने कैरियर में आगे बढ़ने का मौका दिया गया। यदि सिर्फ एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल देखें तो मेजर ध्यानचंद, उन्होंने 1921 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। 1928 में उन्होंने पहला ओलंपिक खेला और उन्होंने जैसे जैसे अपने कैरियर में मुकाम हासिल किए, उनको वैसे ही अपने इंडियन आर्मी में आगे बढ़ने का मौका दिया गया। इससे एक चीज़ काफ़ी क्लियर है, जो भी उस समय हॉकी खेलते थे उनके लिए एक कैरियर ऑप्शन था और उनके लिए फाइनेंशियली सस्टेनिंग भी था। यदि मैं सिमिलरली क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में IPL आ जाने के बाद से ये इसमें कोई दुराय नहीं है कि ये फाइनेंशियली सस्टेनिंग ऑप्शन है। यदि मैं IPL कॉन्ट्रैक्ट या BCCI के कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर की ना बात करते हुए सिर्फ एक डोमेस्टिक मैच की बात करूं तो यदि कोई प्लेयर एक रणजी ट्रॉफी का एक सीजन कंप्लीट करता है तो उसको 20 लाख रुपए मिलते हैं। इससे एक देखा जा सकता है कि आज के समय में यदि कोई प्लेयर क्रिकेट को अपना एक कैरियर ऑप्शन चूज करता है तो उसके लिए काफ़ी फाइनेंशियली वायबल ऑप्शन है। इन दोनों एरा के स्पोर्ट्स को डिस्कस करने का मेन रीज़न ये है कि इससे हम जान सकें कि किसी भी स्पोर्ट्स के लंबे समय तक सक्सेसफुल होने के लिए क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ फैक्टर हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रासरूट डेवलपमेंट, टैलेंट स्काउटिंग, कोचिंग फैसिलिटी, रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट सपोर्ट और स्पोर्ट कल्चर। ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स के प्रोग्रेस या सक्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि इन सब फैक्टर्स को इंडियन क्रिकेट के सक्सेस के साथ तुलना करें तो मेरे ओपिनियन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो है रेवेन्यू। 2008 में IPL के स्टार्ट हो जाने के बाद इंडियन क्रिकेट के सिस्टम में काफ़ी पैसा आया और जिसके कारण से वो अन्य सारे फैक्टर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रासरूट डेवलपमेंट, टैलेंट स्काउटिंग या कोचिंग फैसिलिटी, इन सब फैक्टर पर उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाया। इस वीडियो में इंडियन क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लास्ट 10 to 15 ईयर में इनके बीच में रेवेन्यू के टर्म्स में इतना बड़ा गैप क्यों आ गया। इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि यदि किसी फेडरेशन की रेवेन्यू कम भी हो तो यदि वो इनमें से कुछ और फैक्टर्स पे फोकस करे तो स्पोर्ट्स में प्रोग्रेस पॉसिबल हो सकता है। मैंने इस कंपैरिजन को करने के लिए क्रिकेट के अलावा जिन 3 स्पोर्ट को चूज किया उसमें से एक जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी, दूसरा जो हमारे कंट्री में क्रिकेट के बाद दूसरे नंबर पर खेले जाने वाला स्पोर्ट बैडमिंटन, और तीसरा जो कि काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट और जिसकी हमारे कंट्री में भी काफ़ी फॉलोइंग है, फुटबॉल। यदि हम इन 3 स्पोर्ट्स और उसके फेडरेशन के एक फाइनेंशियल ईयर का यदि इनकम कंपैरिजन करें तो हम एक रेवेन्यू का अनुमान लगा सकते हैं। यह जो आप डेटा देख रहे हैं ये चारों स्पोर्ट्स के एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम की डेटा है जो कि मैंने उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ली। इसमें बैडमिंटन का मेरे पास सिर्फ 2016-17 का डेटा अवेलेबल था। इसमें आप देख सकते हैं जहाँ की BCCI की अर्निंग 3700 करोड़ के पास है, वहीं और सारे स्पोर्ट्स में एनुअल इनकम 100 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाई। इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट में सिर्फ रेवेन्यू के टर्म में बात करें तब भी एक बहुत बड़ा गैप है। इसको जानने के लिए हम BCCI के रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में थोड़ा देखेंगे। यदि हम इंडियन क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी यानी BCCI के इनकम सोर्सेज की बात करें तो इसके 3 मेन सोर्स हैं। पहला IPL यानी उसकी खुद की लीग, दूसरा बायलैटरल सीरीज और तीसरा ICC यानी जो इंटरनेशनल क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इन 3 सोर्सेज से वो अपना मेजर इनकम अर्न करता है। अब सिर्फ हम एक फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का एनालिसिस करें जिसमें BCCI ने 3730 करोड़ अर्न की थी। यदि हम इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करें तो हम पाएंगे कि जो खुद के लीग यानी IPL से जो BCCI ने अर्न किया वो अराउंड 2500 करोड़ थी, जबकि बायलैटरल सीरीज से इसने 950 करोड़ अर्न किया,
और जो आईसीसी के शेयर था वो था अराउंड 350 करोड़। इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो बीसीसीआई की मेजर इनकम का सोर्स है वो उसकी खुद की लीग यानी आईपीएल। यदि हम यही दूसरे स्पोर्ट्स के लीग से कंपेयर करें, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ फुटबॉल का लीग आईएसएल का, लास्ट 5 ईयर के रेवेन्यू और प्रॉफिट का ये डेटा है। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि जबकि लास्ट 5 सीजन में आईएसएल के थ्रू रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन कोई प्रॉफिट अभी तक अर्न नहीं कर पाई है। यदि मैं प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी बैडमिंटन की मेन लीग के बारे में बात करूं, तो ये अपना 5 सीजन कंप्लीट करने के बावजूद भी अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस नहीं कर पाया, यानी कि अभी तक ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाया। यदि सिमिलरली मैं हॉकी इंडिया लीग, जो हॉकी का मेन लीग है, उसके बारे में बात करूं तो 2017 सीजन हॉकी इंडिया लीग का लास्ट सीजन था। ये भी स्पॉन्सर, ब्रॉडकास्टर और सभी के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। इसके कारण से 2017 सीजन के बाद से इस लीग को स्टॉप कर दिया गया, इसको अभी तक फिर से कंटिन्यू नहीं किया गया। तो ये है दूसरे स्पोर्ट के लीगों से होने वाली अर्निंग। इस फिगर में आप देख सकते हैं जहां की बीसीसीआई अपने लीग आईपीएल से एक मेजर सम अर्न करती है, वहीं दूसरे लीग अभी तक कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है कि बीसीसीआई आईपीएल से इतनी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करती है जबकि दूसरे स्पोर्ट्स अपने लीग से इतनी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर नहीं पाते? इसको जानने के लिए हम आईपीएल के रेवेन्यू का ब्रेक डाउन करेंगे। तो आप आईपीएल के इनकम को 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा स्पॉन्सरशिप, तीसरा गेट रेवेन्यू। जो आईपीएल का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो है ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें आईपीएल अराउंड 68% ऑफ टोटल रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग से अर्न करती है। आपने ये सुना होगा कि 2018 से 22 के बीच में कोई भी आईपीएल मैचेस कराने का ब्रॉडकास्टिंग राइट स्टार स्पोर्ट्स ने अराउंड 16,300 करोड़ में खरीदा, यानी कि बीसीसीआई को हर सीजन वो आईपीएल कंडक्ट कराने के लिए 3,200 करोड़ पे करती है। सिमिलरली यदि हम टाइटल स्पॉन्सर की बात करें तो आपने सुना होगा वीवो आईपीएल, यानी कि वीवो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होने के लिए अराउंड 440 करोड़ हर ईयर बीसीसीआई को देता है। यदि ऐसे ही हम गेट रेवेन्यू की बात करें तो जब भी आप कोई भी आईपीएल मैच देखने जाते हैं तो आप कुछ एंट्री फी पे करते हैं जो कि गेट रेवेन्यू कहलाती है, जो कि अराउंड 4% या 5% ही टोटल अर्निंग की होती है। तो आप इससे देख सकते हैं जो आईपीएल की मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो है ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप। ऐसा क्यों है कि ये फिगर दूसरे स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं करता है? इसका एक मेजर रीजन है वो है व्यूअरशिप। किसी भी ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सर तभी उस लीग में इन्वेस्ट करते हैं जब उसकी व्यूअरशिप काफ़ी अच्छी होती है। यदि हम व्यूअरशिप फिगर्स के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल 2016 की रिपोर्ट के अनुसार जो 80% ऑफ लाइव व्यूअरशिप मैचेज हैं वो क्रिकेट कंट्रीब्यूट करता है, जबकि रिमेनिंग 20% वो और सारे स्पोर्ट्स मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यही कारण है कि जो 90% ऑफ एडवर्टाइजमेंट मनी वो क्रिकेट को जाती है, जबकि रिमेनिंग 10% ऑफ एडवर्टाइजमेंट मनी और सारे स्पोर्ट्स मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे एक चीज़ काफ़ी क्लियर है, किसी भी स्पोर्ट्स के लंबे समय तक सक्सेसफुल होने के लिए जितना बड़ा योगदान उसकी फेडरेशन की होती है उतना ही उसमें इन्वेस्ट करने वाले स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर की होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रो कबड्डी लीग है, जिसका पहला सीजन 2014 में स्टार्ट किया गया। इस लीग को 2014 में दूसरे स्पोर्ट्स के लीग के जैसे स्टार्ट किया गया, लेकिन आज यह क्रिकेट के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लीग है। अब ऐसा क्या रीज़न है कि प्रो कबड्डी लीग दूसरे स्पोर्ट्स के लीग के मुकाबले इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया? इस लीग के सक्सेस का रीज़न हम ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर और फेडरेशन तीनों को ही दे सकते हैं। इस लीग के दौरान कुछ ऐसे चेंजेस की गई जो कि उसके प्रोग्रेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुए। जैसे कि इस लीग के व्यूअरशिप एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए इसके रूल्स में कुछ ऐसे चेंज की गई जो कि व्यूअरशिप गेन करने में काफ़ी मददगार ऑप्शन साबित हुई। दूसरा, इसके सीजन को कंडक्ट कराने के लिए एक ऐसा विंडो चूज किया गया जिसमें कोई भी इंडियन क्रिकेट का मैच ना हो रहा हो। इसकी वजह से न्यू अनटैप्ड ऑडियंस मार्केट एक्सप्लोर करना पॉसिबल हो पाया। तीसरा, इसके फॉर्मेट को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि कोई भी सीजन एक शॉर्ट स्पैन में कंप्लीट हो पाए, जिसकी वजह से व्यूअर्स का एक्साइटमेंट लेवल थ्रू आउट द सीजन बना रहे। चौथा, स्टार ने मल्टीपल लैंग्वेज और मल्टीपल चैनल के माध्यम से इसको ब्रॉडकास्ट किया, जिसकी वजह से प्रो कबड्डी लीग को न्यू ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया गया। ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि प्रो कबड्डी लीग के सक्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुए। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फेडरेशन की रेवेन्यू उनमें से एक फैक्टर है जो स्पोर्ट के प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यदि किसी फेडरेशन की रेवेन्यू कम भी है और यदि वो दूसरे फैक्टर जैसे टैलेंट स्काउटिंग, कोचिंग फैसिलिटी, इन सब फैक्टर्स पर ध्यान दे तो वो स्पोर्ट में प्रोग्रेस कर सकता है। हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें किसी नेशन या ऑर्गेनाइजेशन ने
यदि इन सब फैक्टर्स पर ध्यान दिया है तो उसे इसका रिजल्ट देखने को मिला है। यदि मैं बात करूं सिर्फ कोचिंग फैसिलिटी की, इसके लिए हम क्रोएशिया फुटबॉल टीम या न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि दोनों नेशन के इन स्पोर्ट फेडरेशन का रेवेन्यू देखें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब इनकी परफॉर्मेंस हम मेजर इवेंट्स में देखेंगे तो इसका क्रेडिट हम उनके कोचिंग फैसिलिटी को दे सकते हैं। यदि सिर्फ क्रोएशिया फुटबॉल की बात करें तो इस कंट्री की 4.2 मिलियन पॉपुलेशन होने के बावजूद भी 2018 के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। यदि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी कोई अच्छे कंडीशन में नहीं है, लेकिन यह अपने कोच एजुकेशन और ग्रासरूट कोचिंग पर बहुत इंपॉर्टेंस देता है। इनके सारे कोचेज यूएफए लाइसेंस होते हैं और इनको ग्रासरूट कोचिंग के लिए भी फेडरेशन पे करती है। दूसरा, यदि टैलेंट स्काउटिंग की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल आप आईपीएल के फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस का ले सकते हैं। इसके लंबे समय तक सक्सेसफुल होने का एक इंपॉर्टेंट रीज़न इसकी टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम है। इसका अंदाज़ा आप उनके टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम द्वारा आइडेंटिफाई प्लेयर्स के परफॉर्मेंस से देख सकते हैं। उनमें से कई प्लेयर्स बाद में चलकर हमारे इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हुए दिखे। लास्ट में मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो भी फैक्टर मैंने मेंशन किया, उसके अलावा हमारे कंट्री में क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसके सक्सेसफुल होने के लिए फेडरेशन का इंटेंट अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे कंट्री में जो भी स्पोर्ट्स हो, उसका एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि आने वाले यंग एथलीट उस स्पोर्ट्स को अपना एक कैरियर ऑप्शन की तरह देखें।